हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, जहां पर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, फिजिक्स। फिजिक्स का ये सबसे पहला चैप्टर है आपकी बुक में। चलिए, आज हम आपको बताते हैं लाइट। लाइट होती क्या है, लाइट में रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होता है। देखिए, सबसे पहले स्लाइड हमारे सामने खुल चुकी है, जिसको हम इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट कुछ नहीं होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है और इट इनेबल्स टू सी एस ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमें लाइट कभी खुद नहीं दिखती, लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में मदद करती है। जैसे किसी आप अंधेरे कमरे में खड़े हो तो वहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपके हिसाब से, आपके अनुमान के हिसाब से वहां पर अभी कुछ नहीं है। आप ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन जब लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें उस कमरे के अंदर सारी आपको विजिबल होने लगेगी। दूसरी चीज, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी कहते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, जो कि हम एयर और वैक्यूम लगभग सेम मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, लेकिन उसको अभी आपके क्लास 10th लेवल पर जरूरत नहीं होती। तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी बोल सकते हैं। मतलब इन दोनों का रेशियो एक ही होता है, दोनों को आप इक्वल रख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁸ एक सेकंड में आप सोचिए कितना, 3 के बाद 8 जीरो लगा दिए, कितनी तेज, इतना मीटर पर सेकंड चलती है लाइट। उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लाइट के जो गुण हैं उनमें से हमने आपको पहला वाला पहले ही बता दिया कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मतलब ये होता है कि मतलब लाइट अगर सीधे आ रही है तो सीधे जाएगी, वो बेंड होकर नहीं आती। लगभग ज्यादातर तरीकों में बेंड होकर नहीं आती। उसके बाद ये सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी चीज की अगर सरफेस है तो इस पर रिफ्लेक्ट करेगी वो जरूर। अगर लाइट हमारी इस पर पड़ रही है, जब तक इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तब तक हम देख कैसे सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए ये जो आपको हमारा हाथ दिख रहा है, इस पर हमारी लाइट पड़ी, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लाइट कैसे दिख रही है। अल्लाह, हमारा हाथ कैसा है क्या आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कभी कभी बेंड भी होती है। बेंड मतलब क्या चीज कर सकते हैं? जैसे आप देखिए, कभी आप जूस उस पीते होंगे तो उसमें एक आपको पाइप दिया रहता है जूस वाला। उस पाइप को जब आप ग्लास में डालते हैं तो आपको ग्लास की पाइप, ग्लास के अंदर वो पाइप तिरछी दिखती है, मतलब कि हल्का सा मुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा रियलिटी में तो मुड़ी नहीं होती। ये सिर्फ कमाल होता है लाइट का। लाइट इतनी कमाल की चीज है, जैसे आप किसी भी चीज को देखते होंगे, बहुत ज्यादा पानी में आप हाथ डालें, हाथ आपको बहुत बड़ा दिखने लगता है। उसमें क्या हो रहा है कि लाइट का ये भी एक कमाल है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इसका एक फाइनाइट स्पीड होता है हर मीडियम की अलग अलग। जैसे एयर में ट्रेवल कर रही है तो अलग, वाटर में जाएगी तो अलग, वाटर के बाद अगर हम इसको वैक्यूम लेंगे थोड़ा सा चेंज होती है। फिर उसके बाद हम आ गए उसमें, मान लीजिए ऑयल में ही, ऑयल में आ गए, वाटर के बाद उसमें अलग स्पीड आ जाएगी। हर एक चीज में इसकी अलग अलग स्पीड होती है अपनी। उसके बाद आ गए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। सबसे पहली चीज हमारे पास रिफ्लेक्शन में आती है रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट मतलब कोई भी चीज यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट होने का मतलब ऐसे पड़ी तो बाउंस बैक। इसमें जैसे पहले लाइन लिखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। ये एक सरफेस हमने इसको मान लिया, यहाँ पर ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ऐसे लड़ेगी, मतलब यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ऐसे आई, सेम चली जाएगी। लेकिन ऐसे आ रही है, मान लीजिए हमने कहा कि सूर्य भगवान यहाँ पर ऊपर होते हैं हमारे, यहाँ से लाइट आई तो ऐसे सीधे चली जाएगी, मतलब ऐसे बाउंस बैक। वो एक एंगल पर होती है, जिसका हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसको भी आपको हम आगे बताएंगे। बाकी ये सबसे अच्छी किस तरीके पर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सबसे ज्यादा बाउंसिंग बैक किस चीज पर होता है, सबसे ज्यादा ये बेस्ट होता है किस पर, कि सरफेस जो हमारी ये खुरदुरी ना हो। मतलब हाथ तो हमारा देख ले रहे हैं आप, ये खुरदुरा है। मान लीजिए अभी हम, ये हमारे पास एक कॉपी पड़ी है, इसकी सरफेस क्या है, थोड़ी बहुत स्मूथ है, लेकिन शाइनी नहीं कर सकते। शाइनी सरफेस होने का मतलब है कि इस पर हम सिल्वर कोटिंग कर दें या फिर गोल्डन कोटिंग कर दें। लेकिन सिल्वर अच्छी इसलिए होती है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी लाइटें आती हैं जिनमें सिल्वर कोटिंग होता है, जिससे लाइट बाउंस बैक होती है बहुत तगड़े तरीके से। और सबसे ज्यादा अगर आप उस लाइट बाउंस बैक कर रहे हैं तो आप सिल्वर का यूज कर लीजिए। सिल्वर मतलब सिल्वर की बहुत पतली फॉइल का। उसके अलावा हम बता रहे हैं अभी, हम इस पर ये अगर सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं तो ये आपको मिरर की तरह होगा, मिरर की तरह दिखने लगेगा। उसके अलावा हम आपको बता दें कि इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है, सीइंग योर फेस इन अ मिरर, कि अब आप अपना जो चेहरा है उसको मिरर में देखें
तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि हम मिरर में अपना चेहरा कैसे देख पा रहे हैं। उसके पीछे एक कोटिंग हुई रहती है, सिल्वर कोटिंग, उसके ऊपर पेंट चढ़ा होता है। उसके बाद हम अपने शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा फेस टू फेस उसमें देख सकते हैं। यही होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इसमें आप उसके बाद हमारे पास आ गए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहली चीज हमारे पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन करने के लिए जो हमने आपको जैसे बताया कि हमारे पास ऐसे होनी चाहिए, मतलब प्लेन स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। सरफेस पर ये डिपेंड करता है हमारा। तो जो टाइप्स हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारे सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट आई बेंड हुए आपको दिखेगा सही, ठीक, स्मूथ सरफेस पर। लेकिन ये सरफेस जैसे हमारे प्लेन है, स्मूथ नहीं कर सकते लेकिन ये प्लेन है हमारे देखने के हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे हाथ पर हम कर रहे थे, इसमें हमारे यहाँ कहीं कहीं उंगली है, कहीं इसमें हथेली है, हथेली के ऊपर कहीं उठा हुआ है, कहीं हथेली में अंदर जगह हुआ है। उसके बाद इसमें हमें क्लियर इमेज भी नहीं मिलेगी। उसके बाद जब हम रफ सरफेस होता है इस पर हमें क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। ये दोनों ही जो हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। ये चीज दोनों ही फॉलो करेंगे, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर हो, इससे कोई मैटर नहीं है कि कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन ये दोनों ही जो है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, जो भी हमने आपको जल्दी जल्दी बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। उसका मतलब ये हो गया, जैसे हम आपको अभी दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये हो गई, ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारा मिरर, ठीक। मिरर के बाद ये हो गई हमारी पोल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमारे पास क्या प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, इसको यूज भी नहीं कर सकते, उसके लिए हम आपके लिए ले आए हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए आप प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लीजिए हमने ये रख दिया तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से ये आई इंसिडेंट है, इससे जो एंगल बनेगा वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जो हमारी ये जाएगी, मतलब कह सकते क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चली गई, इसके जो सेंटर में होगी वो पोल पर, मतलब पोल से जो पार होगी उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों एंगल नापे जाते हैं कि मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जैसे हमने जो आपको कहा कि ये आया ये गया, इनको हम एक प्लेन में शो कर सकते हैं, मतलब ऐसा प्लेन हो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। जैसे हम अभी आपको कॉपी इधर रख रहे थे, दिखा रहे थे, यहाँ पर हम चाहें तो तीनों एक ही लाइन में बनेगी, मतलब 3D डायग्राम की जरूरत नहीं है, 2D डायग्राम में बनाया सकते हैं। यही होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, हमारे भी एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? एक फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस जो कि हमारे घर में यूज होता है। 90% लोगों के घर में प्लेन मिरर यूज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको कोई भी फोटो देखनी है, मान लीजिए अपना ही चेहरा देखना, तो हम प्लेन मिरर में ऐसा देख ले रहे हैं, ऐसा हमने लगाया, ऐसा हम जाकर देख रहे हैं। उसके बाद इसमें जो होता है इमेज होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये देखिए, इसमें तीसरी लाइन आप देखिए, कॉमनली यूज इन हाउस होल्ड, मतलब ये हाउस मतलब जो घर होता है उसके अंदर यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज इन ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहली चीज, प्लेन मिरर हम आपको लेकर आकर दिखा रहे हैं, तब तक आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर आप जैसे देख ही रहे हैं हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये रहा हमारे पास, इसमें देखिए हम अपना हाथ ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पास कैसा दिख रहा है, देखिए ये हाथ हमारा कैसा दिख रहा है, सीधा, वर्चुअल, इरेक्ट। हम आपको कैसे दिखाएं, मान लीजिए देखिए ये हमारी पेन है, पेन आप मिरर में हमारे कैसे दिख रही है। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझाने के लिए हम इस पेन को कर देते हैं बंद। देखिए आपको पेन कैसे दिख रही है यहाँ पर हमारे पास, ये पहली चीज वर्चुअल है, इमेज इसकी वर्चुअल है क्योंकि इसके पीछे हमारा कहीं इमेज नहीं बन सकता। इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसमें रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन चली जा रही हैं उसी रास्ते चली जा रही हैं।
यहाँ पर जैसा आप देख ही रहे हैं, ये रही हमारी इमेज। इसमें हमें इमेज बनती हुई तो दिख रही है। जैसे आप इस पर मान लीजिए हमारी रे आई है ऐसे, तो ये इसमें रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का रूल, उसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बाकी आप हमारी बात सुन लीजिए। इसमें ऐसे रे आई तो ये हमारे जो है फोकस से चली जाएगी। अगर इनफाइनाइट से रे आ रही है तो फोकस से चली जाएंगी, और फोकस से जाने का मतलब हो गया कि इसको यहाँ पर बनना चाहिए, नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है। पहली चीज़ ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे पास ये कैसी इमेज दिख रही है आपको, डायरेक्ट मतलब सीधी हुई, और ये ऑब्जेक्ट की सेम साइज की दिख रही है। देखिए हमारी पेन हमने हाथ में ऐसे पकड़ रखी है, जहाँ तक ये हमने आपके सामने दिख रही है उतनी इस शीशे के अंदर भी दिख रही है आपको। बाकी और इसका देखिए, हाँ जो आपको हम दिखाने के लिए लाए थे सबसे पहले, यहाँ पर देखिए ये लेटरली इन्वर्टेड हमारी कीप की जो ये है, क्या चीज़ कर सकते हैं इसको, आप पेन को हटाइए। देखिए हमारे इसमें क्या चीज़ है, ये जो कुप्पी है इसका, मान लीजिए इसको इस साइड पकड़िए, पेन हमारी ये रही, और कीप हमारी उसके किस साइड है, लेफ्ट, पेन हमारी लेफ्ट साइड है। लेकिन इसमें हमारे मिरर में क्या दिखा रहा है कि उसके राइट साइड में है। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें वर्चुअल होगी पहली चीज़, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, कि मतलब वो जैसे आप खड़े हैं सीधे तो सीधे ही आपको इमेज दिखे, सेम साइज होगी उसके। अगर आप इस मिरर में देखेंगे प्लेन मिरर में तो आपको सेम साइज का इमेज दिखेगा। लेटरल इन्वर्टेड मतलब जैसे आप देखिए, आप इधर लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो आपको उसमें लेफ्ट दिखेगा, आप इधर राइट उठा रहे हैं, मतलब मान लीजिए हमने इधर राइट हैंड उठाया तो आप उसमें कौन सा दिख रहा है, सीधा आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ अपने यहाँ पर हम राइट हैंड उठा रहे हैं, लेकिन आपके जो इसमें दिख रहा है मोबाइल में, हमारे कैमरे में कह सकते हैं, हम इसको फ्रंट कैमरे बना रहे हैं जो कि एक एज ए मिरर ही काम कर रहा है कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम अपना राइट हैंड उठा रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा आपको लग रहा है, हम लेफ्ट हैंड उठा चुके हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको वहाँ पर क्या लग रहा है, राइट हैंड उठाए हुए हैं। यही इसका मतलब ये होता है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि आपको सिर्फ साइड का इन्वर्जन दिखेगा। उसके बाद जो होता है, जितनी दूरी पर हम मिरर से खड़े हुए रहेंगे उतनी ही दूरी पर ये हमें दिखाएगा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। मतलब अगर हम 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 10 मीटर ही अंदर दिखाएगा इमेज, आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर 10 मीटर अंदर हमारी इमेज बनी हुई है। लेटरल इन्वर्जन जैसा हमने आपको पढ़ाई दिया कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। अगर हम यहाँ पर अपना ये बताए हैं कि लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, मान लीजिए हमने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो आपके वहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हमने राइट हैंड उठाया है, और राइट हैंड उठाया तो उसको आपको लगे लेफ्ट, ये हमने लेफ्ट राइट आई क्लोज की तो आपको लग रहा है हमने लेफ्ट बंद किया है, और लेफ्ट हम बंद करेंगे तो आपको लगेगा राइट। यही होता है लेटरल इन्वर्जन। अ कॉमन एग्जांपल क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा हुआ होता है। आप लोग सोचते होंगे, बहुत से बार सोचे होंगे कि एम्बुलेंस पर उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है। आप लोग देखिए एम्बुलेंस पे अगर हम सीधा लिख दें तो उसमें कौन से मिरर यूज होते हैं हमारे शीशों में, वो होते हैं, मान कह सकते हैं वो एज वो कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। कोई भी अगर कार आगे जा रही है और पीछे हमारा एम्बुलेंस है तो उसमें से जब इसमें रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा तो सीधे दिखे, इसीलिए उस चीज़ को उल्टा लिखा जाता है। कि मतलब उसमें लेटरल इन्वर्जन का प्रयोग किया होता है कि अगर एम्बुलेंस इसमें उल्टा लिखा हुआ रहेगा तो उस शीशे में जो है उसको पढ़ने में आएगा कि यहाँ एम्बुलेंस लिखा हुआ है। अगर हम उसको सीधा लिख देंगे, उसको चाहे तो सरकार सीधा भी लिखवा सकती है, लेकिन तब ये इसमें पढ़ने में नहीं आएगा कि इसमें सीधा लिखा हुआ है, तब इसमें उल्टा दिखेगा और एम्बुलेंस तब पढ़ने में ही नहीं आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, ये हाउस होल्ड कामों में यूज होता है, मतलब घर के कामों में, पेरिस्कोप्स में यूज होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आँख देखने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद सोलर कुकर्स, इन सभी चीज़ों में यूज होता है। सोलर कुकर्स में जैसा आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखेगा कि वो यूज हुआ है, लेकिन यूज हुए रहते हैं उसमें। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं तो आपको स्फेरिकल मिरर के लिए हम कुछ तैयार कर रहे हैं, तब तक हम आपको बताते हैं कि मिरर विथ कर्व सरफेस, मतलब मिरर जो है उसका कर्व सरफेस। मिरर सिर्फ प्लेन मिरर तो आते ही नहीं है, बहुत सारे प्रकार के मिरर आते हैं, जिसमें हमारे पास एक मिरर आता है कर्व सरफेस वाला। कर्व सरफेस वाला मिरर जो होता है, इसमें हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। दोनों टाइप्स, पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। पहली चीज़ जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ की कोटिंग को आप शो कैसे करते हैं। अगर आप पेपर में बैठे हैं, आपको दिखाना है कोटिंग हमने इस साइड की है, ये हमारा ये मिरर है, मतलब मिरर डिपेंड इस चीज़ पर करता है कोटिंग होती कैसे है।
कोटिंग कैसे की जाती है। बिना कोटिंग के आपके जो मिरर्स होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। मतलब जैसे अगर आपने कोटिंग नहीं किया किसी भी साइड, तो वो आप ग्लास की तरह काम करेगा। ग्लास मतलब आर पार दिखेगा आपको, उसमें आर पार दिखने से आपका कोई मतलब ही नहीं रह गया, मिरर वो हो ही नहीं सकता। देखिए अब जैसा हमने यहाँ पर अपना जो तैयार किया है, ये देखिए इसमें हमारे किस साइड हमने कोटिंग किया, जो ये हमने ब्लू कैसे किए हैं, ये हमारा इस साइड कोटेड होगा। तो इसको हम बोलते हैं जो इस साइड कोटेड, मतलब जिसमें लाइट किस साइड से आएगी, इसमें हमारे यहाँ जो है ये इस साइड से हमारे पास लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारे पास कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉनकेव। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाला, ये इसके बगल वाला है, इसमें देखिए हमने अंदर की साइड कोटिंग की है। तो इसमें हमारे पास लाइट किस साइड से आएगी, हम भेजें किसी भी साइड से, लेकिन आएगी वो मतलब कह सकते हैं इस पर टकराएगी किस साइड से, बाहर की साइड से। तो ये हमारा होगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद कैसे करना है, देखिए ये जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लाइट जो हमारी इस साइड से आई, मतलब ये केव की तरीके थोड़ा नहीं दिख रहा है कि आपको ये लग रहा हो केव की तरीके हमारा मिरर, इसलिए हम इसको कॉन्केव मिरर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास जो ये यहाँ पर सब लाइट जाएगी, जो आपको कॉन्केव के बारे में पता चल गया कि मतलब अगर हमारा लाइट किसी चीज़ के अंदर जाकर वो हो रहा है रिफ्लेक्ट, तो उसको हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला जो है इसमें हमारे बाहर से लाइट जा रही है, हम इसको देख भी रहे हैं, हमारे यहाँ सही दिख रहा है थोड़ा बहुत। बाकी आप इसमें इस चीज़ पर मत जाइए कि हमने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आप पहले इसको देखिए, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप ये समझ गए होंगे, कॉनकेव मतलब इनवर्ट में कर्व होगा और कॉन्वेक्स मतलब आउटवर्ड कर्व होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए सबसे पहले आपको एक इमेज देनी पड़ेगी। इमेज देने के साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ये हो गया, हमारे पास कह सकते हैं आप, एक हम बना रहे हैं ठीक ठाक कह सकते हैं। ये हमारे पास देखिए ये हो गया हमारे पास एक सर्कल का एक पार्ट, इतनी दूरी से इतनी दूर, मतलब हमने P से Q ले लिया। ये हमारे पास P से Q जो है हमारे पास हो गया क्या चीज़, ये देखिए आपको उल्टा दिख रहा है, लेटरल इमेज तुरंत दिख गया है। लेकिन हाँ आपको हम बताते हैं, ये जो हमारा एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया ये मिरर, मतलब जो हमारे पास कॉनकेव है कॉन्वेक्स जो भी है मिरर हम कह रहे हैं। इसमें अगर हम अभी कोटिंग नहीं किया तो आप कोई भी नहीं बता सकते कौन सा मिरर है। अगर किसी को हो तो बता दीजिए कमेंट में कौन सा मिरर आपको लग रहा है। देखिए कुछ लोग इसमें हमारे पास कॉनकेव भी कमेंट किए होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे हम इसी साइड से भेज सकते हैं ना, हम इस साइड से भेज सकते हैं, हमारा इस साइड से भी तो आ सकता है, अभी हम इधर कोटिंग कर देंगे तो कॉन्वेक्स नहीं हो जाएगा। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको लेकिन कॉनकेव भी बनाते हैं, क्योंकि देख लीजिए हमने बाहर कर दिया कोटिंग, बाहर हो गई कोटिंग, अंदर से आएगी लाइट से अंदर से आएगी। तो अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले जो ये मिरर होता है इसके सेंटर को हम बोलते हैं पोल। मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो इस सर्कल का सेंटर होगा, मतलब जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जो कि मिरर का भी सेंटर होगा। उसके बाद हमारे पास जो इस सेंटर से पोल तक की दूरी होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बाद हमारे पास जब मान लीजिए हमने कोई लाइट इनफाइनाइट से फॉल कराई, इनफाइनाइट से कोई लाइट आई, वो जहाँ से पास होगी, और एक लाइट हम और पास करा दी, ये यहाँ से आई, ये यहाँ से जब आएगी तो यहाँ से पास होगी, मतलब ये इंसिडेंट रे और ये हमने रिफ्लेक्टेड रे शो कर दिया। यहाँ पर जब हमारे पास हो रही है ये जिस पॉइंट पर वो मतलब मिलेंगी वही पॉइंट हमारा फोकस होता है। फोकस से जो दूरी होगी पोल तक की वो होती है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं लगभग। बाकी हम आपको आगे अब हो सकता है थ्योरी नहीं बताएं। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर हमारे पास आ गया यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? हेडलाइट्स में यूज होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है, सोलो फर्नेसेस में यूज होता है, डेंटिस्ट के मिरर में यूज होता है। मतलब ये कॉनकेव मिरर की यूज होता है जिनमें हमारे पास मिरर ऐसा आगे बढ़ गया, मतलब कन्वर्जिंग वाला। और उसके बाद आते हैं हम कॉन्वेक्स में रियर व्यू मिरर, सर्विलांस मिरर, मतलब जो हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स वो भी हमारे पास ग्लास वाला। उसके बाद वाइड एंगल व्यू, मतलब जब हमें बड़ी चीज़ों को एक छोटी चीज़ में देखना हो तो उसको भी हम
कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? कॉनकेव मिरर मतलब आप समझिएगा कि कैसे कोटिंग होगी। अभी तक नहीं तो आप लोग हवा में थे कि मिरर होगा तो कॉनकेव। सबसे पहली चीज कॉनकेव मिरर, ये डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट की पोजीशन करता है। मतलब एक मान लीजिए हम सारी चीज आपको एक लास्ट में रिवीजन देंगे, लेकिन उसके पहले जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप वैसे देखते जाइए। हमने भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ क्लियर किया, हमें भी 12th, लेकिन हम जितना बता रहे हैं उतना अनुमान से बता रहे हैं कि उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। बाकी फार्मूले और क्वेश्चंस तो आप जितना कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि फार्मूले और क्वेश्चंस कोई भी नहीं पा पाता। अच्छे अच्छे बच्चे देखे हमने कि वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन वो लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फार्मूले और जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस वहाँ पर ऐसे नहीं मिलेंगे कि जैसे आप बुक में सॉल्व कर रहे हैं। पहली चीज़ लोग कहते हैं कि हाँ बुक की तरीके मिलेंगे, बुक के तरीके कभी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आसान भी आते हैं अगर आप पढ़े हुए हैं तब। लेकिन इसके लिए हम पहले आपको बताना चाहेंगे, एक मान लीजिए हमने ले लिया मिरर, हम एक मिरर से ही आपको इनकी सारी पोजिशनिंग पहले हम सबसे पहले ले लिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम इसमें आपको रे डायग्राम नहीं कराएंगे, रे डायग्राम के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी हम इसमें आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा आपको समझाने पर। अब देखिए यहाँ पर हम पहले ही सारी चीज़ प्लॉट कर लेते हैं। पहला चीज़ होगा हमारे पास फोकस, दूसरा चीज़ होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आ गए हम पोल, पोल के बाद आ गए हमारा पी क्यू मिरर। चलिए अब हम आपको शुरू करते हैं। पहली चीज़ आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद हम आपको एक एक पोजीशन शुरू करते हैं। डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारी डिपेंड करता है इमेज कैसी बनेगी, हमारी रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश बनेगी। इसका मतलब ये होगा रियल और वर्चुअल कि मतलब सच में मिलेंगी या फिर प्रतीत होंगी, मतलब हमें लगेगा कि इमेज मिल रही है। उसके बाद इन्वर्टेड उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड मतलब बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट रखा उससे बड़ी भी इमेज बनती है और बड़ी से छोटी बनती है। तो हम इसको ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास किस प्रकार की इमेज मिलेगी, उसके सेम साइज की मिलती है। चलिए रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, इसमें हमारे पास 6 केसेस होते हैं सारे। हम आपको आगे केसेस पढ़ाते चले हैं, आप लोग आगे देखते चलिए और बताते चलिए। जैसे सबसे पहली चीज हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी। पहला पॉइंट हम मान रहे हैं इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास जैसा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट हमने मान लिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से अगर हमारी रेज आएंगी, मान लीजिए हमारे यहाँ से रेज आएंगी, तो हमारे कहाँ से जाएंगी? फोकस से। तो हमारे किस पर हमने जैसा आपको इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल पढ़ा दिया है कि अगर हमारा कोई भी लाइट इनफाइनाइट से आ रहा है तो हमारे फोकस पर आकर ही, फोकस से ही मतलब पास होगा। यहाँ से हमारे आएंगे तो फोकस पर बनेंगे, और यहाँ पर हमारे आएंगे तो ये भी फोकस पर ही जाएंगे। जैसे देख लीजिए ये हमारी रे आई, हमारी रे एंटर हुई, उसके बाद जब ये यहाँ से ऐसे जाएगी तो भी ये फोकस से, यहाँ से फिर दूसरी रे आई यहाँ पर गई, ये भी एक फोकस से। देखिए इनफाइनाइट से कोई भी लाइट आएगी तो स्ट्रेट लाइन में आएगी, स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब वो सीधी आएगी, सीधी आने के बाद वो फोकस से चली जाएगी। इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये पहली चीज़ तो इसमें देखिए पॉइंट साइज है और एट फोकस है, रियल है लेकिन इन्वर्टेड है। ये पॉइंट साइड में आपको पता नहीं लगेगा इन्वर्टेड है, लेकिन आपको जब बहुत बारीकी से आप देखेंगे या फिर कह सकते हैं हम किसी भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ दिखेगा कि इन्वर्टेड है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है अपना। पहला केस हम ब्लैक स्केच उठाते हैं, इसमें लिखते चलते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला केस, ठीक। ये है हमारा दूसरा केस। दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट यहाँ होने के साथ साथ ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर है। मतलब ये देख ही रहे हैं आप, पहली इमेज हमारी कहाँ बनी? फोकस पर। दूसरी इमेज हमारी यहाँ पर है। नहीं रुकिए, हम आपके लिए एक दूसरा बना रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम सारे के लिए अलग अलग बनाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको जैसा लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा फोकस। उसके बाद आ गए हम पोल पी क्यू। हाँ ये देखिए, अब देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग पहुँच चुके हैं। तो अब हम ये दिखाते हैं, ये रही हमारी दूसरी इमेज। अब दूसरी वाली फोकस करिएगा, ये केस नंबर 2 है हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रही हमारी रे ऑब्जेक्ट, यहाँ से पहले हमने पास करा दी तो ये हमारी चली गई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरे हम फोकस से पास करा दे रहे हैं तो ये हमारी यहाँ चली जाएगी। ये देखिए हमारा कुछ यहाँ पर काट रही है, ये मतलब हमारी इमेज कहाँ बन रही है। देखिए ऐसे पहले हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से हमारी रे आई फोकस से चली गई, फिर हमने फोकस से रे पास कराई तो इनफाइनाइट से मतलब सीधी होकर ये देखिए यहाँ से आई तो ऐसे चली जाएगी। हमने गलती कर दी थोड़ा सा इसको पास कराने में, फोकस से आई तो यहाँ चली गई। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जहाँ पर हाथ है इसके ऊपर इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर आपको रे मिलती हुई दिख रहे हैं। पहली लाइन जैसे हमारे वहाँ से ऑब्जेक्ट से निकली है तो ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद दूसरी लाइन हमारी फोकस पर मिल रही है। यही हमारा रियल और इन्वर्टेड, ये हमारा किस चीज़ के बीच में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद चलिए हम आगे वाली कंडीशन में पहुँचते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, केस नंबर 3, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी एफ और पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने से क्या मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। अभी तक हमारे 2 केस पढ़ चुके हैं। पहला फोकस मतलब पहला इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगी। इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच मतलब कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो हमारी इमेज कहाँ पर रही है, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कर्वेचर पर जब इमेज रहेगी, मतलब ये रहा तीसरा केस पर आप फोकस कीजिए। यहाँ से हमारी रे आई फोकस से पास हुई, फोकस से आई यहाँ से पास हुई। देखिए आप सिंपली देखिए, हमने सिर्फ यहाँ ये वाली रे लाई यहाँ से पास हुई और ये वाली रे लाई तो यहाँ से पास हुई। ये हमारा बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम केस नंबर 4 पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब हम कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज रखेंगे तो हमारा कहाँ बनेगा, ये बियॉन्ड कर्वेचर बनेगा। मतलब जैसे आपको हमने कर्वेचर दिखाई दिया, कर्वेचर इसके लिए हम अलग से आपको लिए एक वीडियो बना देंगे। बाकी इस वीडियो में सही नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमने भी अभी इसका पीडीएफ नहीं बनाया हुआ था। अगली वीडियो में आपके लिए पीडीएफ के साथ आएंगे तो हम आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए हम आपको जो बता रहे हैं आप उसको सुनते चलिए। ऑब्जेक्ट जब हमारा कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज हमारा बियॉन्ड कर्वेचर चलेगा। मतलब हम जितना आगे आएंगे, जैसे इन्फिनिटी से आए कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस, तो ऐसे ऐसे हमारी इमेज दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। मतलब हमारी इमेज मैग्नीफाइड होती जाएगी और इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी जब हम फोकस पर रखेंगे। उसके बाद जब हम बिटवीन फोकस एंड पोल आ जाएंगे, मतलब फोकस और पोल पे आ जाएंगे। अब हमारी फोकस पर रखें तो हम इन्फिनिटी पर पहुंच चुकी है इमेज। बाकी जब हम पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो हम कहाँ पर बना रहे हैं इमेज हमारी कहाँ बनेगी। आप ही सोचिए कि अगर हम फोकस पर रख दिए, इन्फिनिटी पर जा चुकी है इमेज, तो हम इमेज कहाँ जाएगी। अगर मान लीजिए अभी आप दुनिया में इन्फिनिटी बन चुके हैं, मतलब आप सबसे ज़्यादा अमीर बन चुके हैं, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, किसी और दुनिया की तलाश में। उसी तरीके से हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर पहुंच चुकी है तो हमारी वो एक वर्चुअल दुनिया में चली जाएगी। मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, डायरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड। कब, जब फोकस और पोल के बीच में रहेगी, क्योंकि फोकस पर पहुंचते तो वो इन्फिनिटी पहुंच गए। इसके बाद आती है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सारी जो पोजीशन, कितनी पोजीशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर हमने आपको दिखाया है, कॉन्वेक्स, ये वाला मिरर कॉन्वेक्स। इसमें आप बताइए हमारे पास कितनी पोजीशंस हो सकती हैं। इसमें हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब देखना है, आपको लगता है देखना है, लीजिए हम बना दे रहे हैं आपके सामने। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इसका फोकस ये रहा, इसका पोल ये रहा, इसका एक इमेज ये रहा। अब बताइए इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की जरूरत है, लेकिन इसके कोटिंग, अब बताइए इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की इसमें हमें जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि रेज हमारी इस साइड से आएंगे तो इसमें हमारे पास पोजीशन ही एक पे बचती है कि वो यहाँ से आएगी। मतलब पहले इन्फिनिटी वाली बचती है,
इसमें कंडीशन हर एक बचती है, हम भी आपको गलत साबित कर देंगे। देखिए सबसे पहली चीज़, इसमें हमारे पास कंडीशन कैसे लगेगी, आप कंडीशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमेशा इमेज कैसे बनेगी इस केस में, लेकिन हमारी जो हमेशा इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमनिट बनेगी, मतलब उससे छोटी बनेगी, और ये हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसके बाद आते हैं रे डायग्राम। एक रे जो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, जो हमारी पैरेलल रे आएगी वो हमें लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रही है। जैसे हमारी रे आई यहाँ पर, देखिए ये हमारी रे आई, तो यहाँ पर हमें जब ये फोकस से मतलब ऊपर चली जाएगी, देखिए ये हमारी रे आई, ठीक, नहीं सीधी रे आई, यहाँ से सीधी रे आने के साथ साथ ये ऐसे चली जाएगी। देखिए अब नीचे वाली लाइन पर फोकस कीजिए, ये हमारी रे आई, इसके बाद हमारी रे ऐसे चलेगी, तो अब हमको कहाँ से निकल लग रहा है, ये हमें लग रहा है ऐसे, अगर हम पीछे खींच दें तो ये हमारे फोकस से निकल जाएगी ना। यही चीज़ ये कह रहा है कि वर्चुअल इमेज इसीलिए बनेगी क्योंकि हमें ऐसा लगेगा निकल रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसे ही अगर हम अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी, लेकिन हमें लगेगा सिर्फ पास नहीं हो रही होगी। इमेज जो हमारी होगी वो स्मॉल होगी, वर्चुअल होगी और बिहाइंड मिरर होगी। ये हम आपको बता चुके हैं। मिरर फार्मूला क्या चीज़ होता है, आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपका माइंड भटक रहा था इधर उधर, तो अब आप पूरे फोकस के साथ आ जाइए, क्योंकि देख रहे हैं आप 1/f बराबर 1/, मतलब 1/, फोकल लेंथ जो होता है वो 1/, इमेज डिस्टेंस और 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ये सारी डिस्टेंसेस जो होती है हमारे पास पोल से मेजर की जाती हैं। इसके आगे हम चलते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन के लिए हम जो इसमें लिखा हुआ है वही अभी आपको पढ़ा कर बता देंगे, कि बाकी जब हम रे डायग्राम की वीडियो लाएंगे तो हम उसके साथ आपके इस चीज़ की वीडियो लाएंगे, साइन कन्वेंशन, ये दोनों चीज़ें हम आपको महारत हासिल करा देंगे। इस चीज़ में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, इतनी हमारी गारंटी है। बाकी अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा यहाँ पर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी यार किसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, जो भी इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट मेजर की जाएगी उनको नेगेटिव बोल देंगे, जो भी उसके साथ मेजर की जाएगी उसको पॉजिटिव लेंगे। हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होगी उसको नेगेटिव लेंगे। कार्टेशियन सिस्टम जो कहता है, यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन मिरर, मतलब मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू HI बराबर HO, हाइट ऑफ मतलब इमेज का जो होता है हाइट, और इमेज का जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, उन दोनों की हाइट का क्या कहते हैं, रेशियो, यही होता है हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से हमारा क्या निकलता है, -भाई u, ये भी हमारा सेम ही है। उसके बाद HI इसमें जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज होती है, HO जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, m जो है हमारा वो अगर 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड हो गया, मतलब जो HI बटे HO से हमारा m निकल रहा है, इसमें अगर ये 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड है, और अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिट है। अगर प्लस m है, मतलब आपके पास अगर प्लस m आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल मतलब अगर आपका पॉजिटिव चीज़ आ रही है तो वो मान लीजिए हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। पॉजिटिव चीज़ अगर आपको इस दुनिया में आ रही है तो समझ लीजिए इस दुनिया के आप है ही नहीं, आप और किसी दुनिया से आ चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम निगेटिव एम। निगेटिव एम मतलब हो जाता है कि हमारे पास जो है, निगेटिव एम मतलब होता है हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है निगेटिव एम का मतलब। अगर ये आप एम की वैल्यू कैसे जानेंगे, जैसे आपने वैल्यू निकाली है HI/HO, तो इसमें हाइट ऑफ इमेज की आप अलग साइन होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अलग साइन होगा, लेकिन अगर वो निगेटिव में आ रहा है तो रियल है और पॉजिटिव में आ रहा है तो वर्चुअल है। इसके बाद आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन पर। रिफ्रैक्शन हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another causes by change in speed of light। स्पीड ऑफ लाइट जैसे हमने आपको पहले बताया था हर मीडियम में अलग अलग होती है, और ये स्पीड ही चेंज करने के कारण रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन होने का मेन कारण ये होता है स्पीड चेंज होगा तो आपका पाथ चेंज होगा, पाथ चेंज हो जाएगा तो आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वही हमारी बेंडिंग होती है। एवरीडे एग्जाम्पल में हमारे पास होता है अ पेंसिल अपेयरिंग बेंट इन वाटर। अगर आप एक पेंसिल को आपको एक्सपेरिमेंट करना है इस रिफ्रैक्शन को, तो आप एक पेंसिल लीजिएगा,
और अपने यहाँ एक गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे तो आपको लगेगा पेंसिल हमारी टूट चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल करना है, मतलब प्रैक्टिकल करना है, तो आप कोई आपसे कहे दे रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल कर दिखाइए, तो आप एक गिलास लीजिएगा, गिलास में आप डाल दीजिए सिक्का और भर दीजिए पानी, तो आपको कॉइन लगेगा बहुत ऊपर है, लेकिन ऊपर नहीं होगा, वो नीचे होगा। वाटर। इसके बाद लेंस इन स्पेक्टेकल, चश्मे में हमारे जो लेंस होते हैं उससे हमें लगता है कि चीज़ें हमारी काफ़ी पास है, लेकिन जैसा ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट का कमाल होता है। प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है वो स्प्लिट करता है लाइट को स्प्लिट करता है। उसके बाद आ जाते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या होता है? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास होता है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल रे ऑल आर इन द सेम प्लेन। सेम रिफ्लेक्शन की तरह कि हमारा सेम प्लेन होना चाहिए, नॉर्मल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए। उसी तरीके से इसमें भी है कि सब सेम प्लेन पर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी हम इसमें पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद आता है साइन आई बाई टे साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछ रहा है तो उससे बनने वाले इंसिडेंस एंगल और उससे बनने वाले रिफ्लेक्टेड एंगल का आप रेशियो ले लीजिए, तो आपको कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं जो कांस्टेंट मिलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसको हम ये ना या म्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट को मेजर करता है। फॉर्मूला म्यू जो होता है, म्यू कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सबसे पहली चीज आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लेना है। उसके बाद उसके रेशियो में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रख देना है। यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। जैसा हमने आपको इसके पिछले वाली लाइन में बताया, साइन आई बटे साइन आर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको जो पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप जब मीडियम जो दिया रहेगा उसके अंदर आपको लाइट की स्पीड भी दी रहेगी, उन दोनों को आप अगर रेशियो निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा ही पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। कैसे निकालेंगे? वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हमने बताया। एयर में सेम लगभग मान सकते हैं, क्योंकि एक दो सस्पिस का फर्क होता है तो इतना माना नहीं जाता, अप्रोक्सीमेशन चलता है फिजिक्स में। उसके बाद आते हैं वाटर। वाटर में हमारे पास स्लोअर होती है, ग्लास में और ज़्यादा स्लो होती है। ग्रेटर किस में होता है? अब म्यू हमारा किस में होगा? जिसमें स्लोअर स्पीड होगी उसमें सबसे बड़ा म्यू होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ज़्यादा उसमें स्पीड कम लाइट की, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग्स होगी। आप यही मान लीजिए कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड की। स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और बेंडिंग भी कम होगा। लेकिन अगर स्पीड कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और बेंडिंग भी ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के द्वारा हमारे पास रिफ्रैक्शन कैसे होता है? लाइट इंटर्स इन ग्लास। लाइट जब हमारे पास ग्लास में एंटर करती है, मान लीजिए आपने किसी प्रकार का ग्लास देख लिया, हम मानते हैं ये जो हमने पास पट रही है, इसमें अगर हम लेजर लाइट ले लें और इस साइड से मारें, मतलब ये जो आप साइड देख रही है ये हल्का मोटी, इसमें आपको प्रिज्म लाना पड़ेगा। प्रिज्म भी हमारे पास है नहीं, हम उसको भी उसी वीडियो में बताएंगे रे वाली। तो ये इसमें आप देख लीजिए, लाइट जब ग्लास में एंटर करती है तो वो मुड़ जाती है। मतलब जैसे हम यहाँ से अगर लाइट मार रहे हैं, लाइट इस कोने से मार रहे हैं, तो वो किस कोने से निकलेगी? इस कोने से निकलेगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो इतना बेंड होकर यहाँ से आकर निकलेगी। और लाइट एग्जिस्ट है, लाइट जो हमारी होती है वो इसको छोड़ती है। इमरजेंट रे जो होती है वो हमारे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, लेटरल शिफ्ट होता है इन सभी में। उसके बाद आ जाते हैं हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के इफेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेज इन डॉट। इफेक्ट मतलब सिक्का आपने डाल दिया, जब कॉइन्स आपने ग्लास में डाले थे तो आपको कॉइन्स ऊपर दिख रहे थे, वही इसका सबसे पहले एग्जांपल दिया। स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, ये हमारे क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहली चीज क्वेश्चन, स्टार्स हमें क्यों चमकते हुए दिखते हैं? कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ
फिर यहाँ से अगर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ से जो ये ऐसे बन रहा है रेशियो, कभी हमें लाइट दिखेगी, कभी हमें लाइट नहीं दिखेगी, कभी हमें फिर दिखेगी, फिर दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी, फिर दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी। यही चीज़ होता है स्टार से ट्विंकलिंग और मिरर्स इन डिजेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो हमें कहीं के देखिए रोड पर हमें बहुत दूर हम खड़े रहे, मान लीजिए यहाँ पर रोड है, आप लोग रोड पर ट्रैवल करते होंगे तो आपको पानी दिखता होगा कहीं ना कहीं। आप से रोड से मतलब वहाँ पर उस जगह पहुँचते पानी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर आपको मिरर्स दिखेगा। ये चीज़ होता है रिफ्लेक्शन के कारण है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, उसमें जो कॉन्केव था वो कन्वर्जिंग मिरर था। कन्वर्जिंग अगर आपसे कोई मिरर पूछेगा तो कॉन्केव है, और कन्वर्जिंग अगर कोई लेंस पूछेगा तो कॉन्वेक्स है। अगर डाइवर्जिंग कोई मिरर पूछेगा तो कॉन्वेक्स है, और डाइवर्जिंग अगर कोई लेंस पूछेगा तो कॉन्केव है। और इनके पास दोनों के पास स्फेरिकल सरफेस होती है। उसके बाद आ जाए टर्म रिलेटेड टू लेंस। लेंस से जो हमारे पास रिलेटेड टर्म होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। लेंस जो होता है इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को पास करती हुई जाएगी वही है फोकस। फोकस क्या होता है, जहाँ पर हमारे रे कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है जो इनफाइनाइट से आता है। उसके बाद फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन किसके फोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है फोकल लेंथ। रे डायग्राम इमेज अब हमारा अगर फोकस पर है, सेम मिरर वाले के आपसे, अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। लेकिन ये देखिए उसमें हमारे किस लिए ये चेंज हो रहा था, उसमें हमारे कॉन्केव मिरर के लिए चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें कॉन्वेक्स, जैसे हमने कहा कॉन्केव मिरर होता था उसमें कन्वर्जिंग, इसमें कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज हमारी फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद आ जाता है केस नंबर 2 और 3। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड मतलब कर्वेचर के बियॉन्ड रहेगा तो हमारा कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर के। फोकस और 2f मतलब कर्वेचर होता है, ये जान लीजिए आप, जितना फोकल लेंथ होती है उतना मतलब डबल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द कर्वेचर, c बराबर 2f आप लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है तो इमेज f और 2f के मतलब f और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, जो कि रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर होगी। अगर ऑब्जेक्ट हम लाकर दीजिए कर्वेचर पर या फिर 2f पर आप कह सकते हैं, अगर तो हमारी इमेज भी वही बनेगी, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। और उसमें भी ऐसा था कर्वेचर पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज भी हमारी कर्वेचर पर ही बन रही है। इसके बाद आ जाता है हमारा रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। चौथा 5वां केस कि अगर हमारे पास कर्वेचर पर रखे हैं तो कर्वेचर बना रहे हैं, लेकिन कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम रख रहे हैं तो इमेज हमारा कर्वेचर के पीछे बनेगा, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। इसमें देखिए आपको साइज बढ़ती हुई जा रही है। अब आगे हम फोकस पर रखते हैं हमारी इनफाइनिटी, ऑब्जेक्ट हमने रखा फोकस पर, इमेज गई इनफाइनिटी। ये हम आपको सेम टू सेम मिरर केस लेकिन उल्टा, कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव से, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कन्वर्जिंग होता है, के मतलब कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हुआ है। ये चीज़ आपको याद करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसमें आपको ये जरूर आना चाहिए इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बहुत सी जगहों पर पूछा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, देखिए ऑब्जेक्ट बिटवीन जब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज हमारी क्या उसमें हो रही थी, और वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वैसे इसमें भी आप वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन जाएगी। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, किसी भी आप अगर जगह रख रहे हैं तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश दिखेगी, और फोकस और ऑप्टिकल, उसमें फोकस और पोल के बीच में दिख रही थी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में दिखेगी। वैसे इसमें सेम टू सेम इमेज हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश दिखेगी, मतलब छोटी दिखेगी, और उसके बाद जो हमारा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के दिखेगी। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 by फोकल लेंथ इक्वल टू 1 by ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस माइनस 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे v/u के बराबर होता है, प्लस
यम बराबर होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मतलब पॉजिटिव चीज, जो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चीज हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसी तरीके से पॉजिटिव अगर आपको दिख रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब आप उसको मानना ही नहीं है, आप उसको रियल मान ही नहीं सकते कि वो वर्चुअल है। और वर्चुअल है तो इरेक्ट रहेगी, और रियल है तो इन्वर्टेड रहेगी हमेशा। अगर आप वर्चुअल चीज़ें हैं तो आप वो हमेशा सीधे रहेंगे, और लेकिन निगेटिव में मान लीजिए रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। समरी से पहले हम आपको इस चीज़ में एक चीज़ और क्लियरिटी देना चाहेंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हमने कहा वर्चुअल इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड, ये कैसे है? पॉजिटिव चीज़, इसको याद करने का एक ही तरीका, देखिए पॉजिटिव अगर आपको दिख रहा है, कुछ मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब वो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज़, वो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। आपको उसको वर्चुअल मान लिए, और वर्चुअल में हम जो बनाएंगे ना वो सीधा ही चीज़ बनाते हैं। वर्चुअल में हम ऐसा मानते हैं कि हमें विजेता है, हमसे आगे कोई नहीं है, वही चीज़ें वर्चुअल और इरेक्ट है। उसके बाद जब निगेटिव बनाता है, मतलब जो हमारा रियल लाइफ चल रही है, बहुत सारी निगेटिविटी है। किसी की ज़िंदगी में कोई 10-20 करोड़ कमा लेता है, 100-200 करोड़ कमा लेते हैं, लेकिन किसी को वही नहीं है संतुष्टि। कितना भी बड़ा कोई हो जाए, किसी को संतुष्टि है। सब कोई निगेटिव पीपल से घिरे हुए हैं। हमारे आदि बगल बहुत, मतलब आस पास भी निगेटिव पीपल्स हैं, और मान सकते हैं हम खुद भी किसी के लिए निगेटिव ही हैं। ऐसा बहुत सारी केस में होता है। लेकिन चलिए इसको हम छोड़ते हैं, बाकी हम आ जाते हैं फिजिक्स पर। समरी एंड एप्लीकेशन। समरी एंड एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन पीरियोस्कोप और मिरर्स में यूज होता है। रिफ्रैक्शन लेंस ग्लास आई में यूज होता है। फार्मूला रिपैक मिरर एंड लेंस फार्मूला आपको पढ़ लेना चाहिए। मैग्नीफिकेशन आपको पता ही है कि HI/HO होता है। मिरर फार्मूला 1/F = 1/V + 1/U होता है। लेंस फार्मूला 1/V F = 1/V - 1/U होता है। डेली यूज में हमारे पास कैसे होते हैं? कैमरा, टेलीफोन, माइक्रोस्कोप, हेडलाइट, ये सारे हमारे डेली यूजेस हैं इस मिरर के। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो में। चलिए आप हमारे वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए लाइक। ये हमारा पहला वीडियो था जो कि हम आपको पढ़ाने के लिए बनाने वाले थे। इस वीडियो को हमने काफ़ी दिन पहले सोचा था बनाने के लिए, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे। अब अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें आई हो समझने में, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई हो, तो आप उसको कमेंट बताइए। हम किस चीज़ की सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियो में, ये भी बताइए। बाकी हम आगे आपके लिए बहुत सारी, जिस सब्जेक्ट का आप जिस चैप्टर पढ़ना चाहें 10th लेवल तक या फिर 10th के हाई लेवल में, आप जिस सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर हो, चैप्टर का नाम डाल दीजिए कमेंट में। हम उस चैप्टर को, जिस चैप्टर के कमेंट पर हमारे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हम उस चैप्टर को उठाएंगे, आपके कमेंट को उठाएंगे, कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, और हो सकता है हम जितना ज़्यादा हमें आ सकता है उतना ज़्यादा बढ़िया बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा कोई आई कॉन्टैक्ट आपसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम भी वीडियो पहली बार बना रहे हैं ऐसा। और हमारे पास भी अभी हमारे पास भी अभी वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं है, माइक नहीं है हमारे पास, जो आपको बाहरी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी उसके लिए हमारे पास माइक नहीं है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं। जय श्री महाकाल। एक बार बोल दीजिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।